हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, अपन ने पिछले वीडियो में मतलब शिक्षा मनोविज्ञान मान लीजिए आप, या फिर अपने एजुकेशन से संबंधित जो ये टॉपिक थे, एनसीएफ हो गया, आरटी, एनईपी 2020 हो गया, है ना। इस प्रकार के टॉपिक अपन निरंतर करते आ रहे हैं चैनल के ऊपर। और आज मैं फिर से आपके लिए एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इसका मतलब यहाँ पर मैं नोट्स आपके लिए नहीं लेके आया, मैं डायरेक्ट आपके लिए तकरीबन 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। और आप यकीन मानिए, आपको टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब आपको इस टॉपिक की थ्योरी पढ़ने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इन 50 क्वेश्चनों के अंदर इस टॉपिक को कंप्लीट क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे एनसीएफ 2005 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और सारे एग्जाम्स में पिछली जो जितनी भी एग्जाम्स लगी थी उनमें आए हुए प्रश्न है ये। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक की क्या भूमिका है। अध्यापक की भूमिका आपको पता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो जो एनसीएफ 2005 है ये अध्यापक को क्या मानता है भाई, उत्प्रेरक और सुविधाजनक दाता। उत्प्रेरक यानी कि बच्चे को उत्साहित करेगा पढ़ने के लिए और उसको सुविधा प्रदान करेगा। सिर्फ ये दो ही चीज़ें मतलब अध्यापक के लिए मानी गई है एनसीएफ 2005 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, कि जो आपका यहाँ पर एनसीएफ 2005 है इसके अंदर इसके अनुसार जो कला विषय है, कला विषय किस स्तर से लागू किया जाएगा। मतलब एनसीएफ क्या कहता है कि बच्चों के छठी क्लास से ही उनको कला विषय के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। इसका मतलब आपके यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन नंबर 2 उच्च प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन नंबर 3 माध्यमिक स्तर पर। इसलिए ये आपका ऑप्शन तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है ना। तो अधिगम अपने स्वभाव के अंदर सक्रिय और सामाजिक है। ठीक है, अधिगम अपने स्वभाव के अंदर यानी कि अधिगम का जो स्वभाव है वो सक्रिय है और सामाजिक है। निष्क्रिय और सरल ये नहीं हो सकता, मुख्य और गौण भी नहीं हो सकता, सक्रिय और सरल भी नहीं हो सकता। तो अधिगम एक प्रकार की सक्रिय प्रक्रिया है और सामाजिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सही नहीं है, आपको गलत कथन बताना है इसके अंदर। तो देखो, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ये तो बिल्कुल सही है। सभी बच्चे स्वभाव से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, ये भी सही है। सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। और चौथा है, स्कूल के अंदर और बाहर सभी जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो आपका 3 हो जाएगा फ्रेंड्स इसके अंदर, ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि सभी बच्चे व्यक्तिगत रूप से एक ही तरह नहीं सीखते, सबका सीखने का तरीका अलग अलग होता है। ज्ञान विस्फोट की अवधारणा के साथ किससे जोड़ा गया है। ज्ञान विस्फोट की अवधारणा के साथ किसको जोड़ा जाता है। तो ज्ञान विस्फोट की अवधारणा के साथ जो जोड़ा जाता है वो जोड़ा जाता है राष्ट्रीय आपका यहाँ पर यशपाल समिति को, है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका यशपाल समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बालक के लिए बस्ते का औसत वजन कितना होना चाहिए। तो ये एनसीएफ के अनुसार यशपाल समिति के अनुसार बच्चे का जो वजन है ये औसत वजन पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 किलो वजन औसत होना चाहिए प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। बैग का जो वजन होता है उसके बारे में। यहाँ पर एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए। तो आप सब जानते हैं, मानसिक विकास केंद्रित, शिल्प केंद्रित, व्यवसाय केंद्रित और सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सभी सही हो जाएगा। ठीक है, अधिगम ऐसा होना चाहिए जिसमें मानसिक विकास होना चाहिए, उसके अंदर आपका शिल्प केंद्रित भी होना चाहिए वो, यानी कि शिल्प की शिक्षा भी मिलनी चाहिए, कौशल की भी, और व्यवसाय की शिक्षा भी उसमें दी जानी चाहिए। इसलिए ऑप्शन चौथा इसमें सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में अधिगम के संबंध में आपको सही कथन का चयन करना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर
अधिगम सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम की प्रक्रिया विद्यालय के अंदर और बाहर सभी जगह चलती है, ये भी आपका बिल्कुल सही कथन है। चेतन और अचेतन दोनों रूपों में बालक अधिगम करता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। एनसीएफ 2005 में भाषा के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यानी कि एनसीएफ 2005 भाषा के बारे में क्या बात करता है। तो एनसीएफ 2005 जो है वो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए, ये बात तो एनईपी भी कहती है। और द्विभाषी और बहुभाषी क्षमताएं बालक के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाती हैं, बिल्कुल ये भी सही है। बहुभाषी कक्षा को अध्यापक एवं संसाधन के रूप में देखता है, बहुभाषी कक्षा को अध्यापक एक संसाधन के रूप में देखता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका इसके अंदर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीएफ 2005 में भाषा के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो देखो, हस्तशिल्प एक उत्पादन प्रक्रिया है जिसे शिक्षा में लागू किया जाए, बिल्कुल पॉजिटिव बात है। विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है, बिल्कुल सही है। बालक उसी वातावरण में सीखता है जिस वातावरण में वह सीखना चाहता है, बिल्कुल राइट बात है। लैंगिक मुद्दों एवं स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों को शिक्षा में शामिल किया जाए, बिल्कुल चारों के चारों ऑप्शन क्या है यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में बालक के सर्वांगीण विकास के लिए, मतलब टोटल उसका डेवलपमेंट कैसे हो, उसके लिए चिंतन को महत्व दिया है। चिंतन के संबंध में सही कथन बताइए। तो देखो, चिंतन एक भावात्मक प्रक्रिया है। बालक माह में देखो जो चिंतन है, ये आपको सही कथन का चयन करना है। तो देखो, चिंतन एक भावात्मक प्रक्रिया है, ये इसका गलत आंसर है। बालक माह में 2 से 3 दिन चिंतन काम में ले, ये भी एनसीएफ में नहीं बोला गया। एनसीएफ में जो बोला गया है ना फ्रेंड्स, वो स्टेटमेंट ये बोला गया है कि जो बालक है वो प्रतिदिन 2 घंटे चिंतन को काम में ले, यानी कि प्रत्येक बालक को कम से कम दिन में 2 घंटे चिंतन करना चाहिए। और 12वां प्रश्न है आपका यहाँ पर, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन कैसा विषय है। तो एनसीएफ 2005 जो सामाजिक अध्ययन को जो मानता है ना, ये अनुपयोगी विषय मानता है। ये सामाजिक जो है वो एक प्रकार का अनुपयोगी आपका विषय है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन में कौन सा विषय शामिल नहीं है। तो यहाँ पर एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के अंदर मनोविज्ञान शामिल नहीं है, ठीक है। ये एक प्रकार का पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, आप अलग सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है। तो एनसीएफ 2005 जो बल देता है वो करके सीखने पर बल देता है, ठीक है, करके सीखने पर, यानी कि बच्चा स्वयं करे और फिर सीखे। निम्न में से किस स्थान पर एनसीईआरटी की क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान को स्थापित नहीं किया गया है। तो देखो, जो एनसीईआरटी की क्षेत्रीय संस्था है ना, वो आपके अजमेर के अंदर भी है, वो आपके भोपाल में भी है, और वो आपके मैसूर के अंदर भी स्थापित की गई है। चंडीगढ़ के अंदर कोई भी एनसीईआरटी की क्षेत्रीय संस्था नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ना, वो सही हो जाएगा ये वाला, 4th वाला। 16% देखिए, राष्ट्रीय संचालन समिति 2005 में राजस्थान का जो यहाँ पर जो राजस्थान का प्रतिनिधित्व जो किया था वो किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा रोहित धनखड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, एनसीएफ 2005 का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है। तो आदर्श वाक्य एनसीएफ का है आपका यहाँ पर हो जाएगा, एक मिनट, शिक्षा बिना बोझ के, है ना, कि एनसीएफ 2005 में बिना बोझ के शिक्षा पर बल दिया गया है। 18% एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। तो यहाँ पर देखो, एनसीएफ 2005 खुली पुस्तक परीक्षा की बात भी करता है, सामूहिक कार्य मूल्यांकन की बात भी करता है, और सतत एवं समग्र मूल्यांकन की भी बात करता है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। 19वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में अच्छे प्रश्न बनाने के लिए निम्न में से
कौन से विकल्प को ठीक नहीं बताया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी प्रश्न बनाएं। ये बात सही नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न नहीं बना सकते, बाकी अध्यापक प्रश्न बनाएं, ये भी सही है। प्रोफेसर प्रश्न बना सकता है, केवल विशेषज्ञ प्रश्न बनाएं, ये सारी बातें बोली गई हैं। ये बात नहीं बोली गई है कि विद्यार्थी प्रश्न बनाएं, इसलिए आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसमें। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो यहाँ पे गुणवत्ता आयाम के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्व किस पे दिया गया है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्व जो दिया गया है वो दिया गया है बालकों के लिए संचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को लेकर। 21वां प्रश्न, यशपाल समिति 1992 ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी। तो ये अपनी रिपोर्ट दी थी जुलाई 1993 को। एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक साधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि बहुभाषा को क्यों महत्व दिया गया है एनसीएफ में, क्योंकि यह एक तरीका है जिसे प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। यह बालक को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देता है। बिल्कुल तीनों कथन क्या है, सही है। बहुभाषावाद को महत्व दिया गया है, ये तीनों ही कारण सही है। सामाजिक अध्ययन परीक्षा में सुधार करने के लिए एनसीएफ 2005 किस पर सर्वाधिक बल देता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा खुली पुस्तकीय परीक्षा। यानी कि एनसीएफ तो बात करता है कि बच्चों को किताब दे दो और फिर परीक्षा ले लो, ये बेस्ट है कहने का मतलब। एनसीएफ 2005 में निम्न में से बच्चों के किस आधार का वर्णन नहीं किया गया है, बच्चों के किस अधिकार का वर्णन नहीं किया गया है ये। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा का मौलिक अधिकार, एनसीएफ में भागीदारी का अधिकार, सूचना का अधिकार और शिक्षा का मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एनसीएफ बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार के बारे में बात नहीं करता, बाकी ये दोनों सही है ना। दूसरा और तीसरा दोनों सही है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका। 25वां प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार पंचायती राज का मूल आधार कौन सा सिद्धांत है। पंचायती राज का मूल आधार कौन सा सिद्धांत है। तो ज्ञान का सिद्धांत है क्या, या पूरकता का सिद्धांत, या संगठन का सिद्धांत, तीनों ही इसके सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। एनसीएफ 2005 में गृह कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। कक्षा 2 तक बालक को गृह कार्य नहीं दिया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। कक्षा 6 से 8 तक प्रतिदिन 1 घंटे का गृह कार्य दिया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सप्ताह में 10 से 12 घंटे सप्ताह कार्य दिया जाएगा। सप्ताह है ना, वीकली 10 से 12 घंटे, ये भी सही है। और कक्षा 3 से 5 तक सप्ताह में 2 घंटे कार्य दिया जाएगा। सप्ताह में, पूरे सप्ताह में ही 2 घंटे है ना, 3 से 5 तक के बच्चों को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सभी सही है। एनसीएफ 2005 में जेपी नायक ने दुग्रह त्रिकोण का वर्णन किया, जिसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखो, इसमें विभेदीकरण शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही हैं आपके। विभेदीकरण शामिल नहीं है इसके अंदर, समानता, गुणवत्ता, परिमाण, ये तीनों शामिल है। 28वां प्रश्न देखिए। एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस उद्देश्य का वर्णन नहीं किया गया है। तो विचार और कर्म की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी, पाठ्यक्रम का क्षेत्र, विद्यालय की अवस्था व आकलन, दूसरों की भलाई व भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। विचार और कर्म की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग भी जो है लेना चाहिए, और पाठ्यक्रम का क्षेत्र, विद्यालय की अवस्था और आकलन। एनसीएफ 2005 का ये उद्देश्य, इस उद्देश्य का इन्होंने वर्णन नहीं किया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में से किस सिद्धांत का वर्णन नहीं किया है। तो यहाँ पर देखो, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से दूर रखना, ये तो बात कही गई है। ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये भी बात सही है। परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना, ये भी बात है। लेकिन एनसीएफ 2005 विद्यालय में व्यवस्थागत सुधार की बात नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
एनसीएफ 2005 में शिक्षक और अध्यापक का जो अनुपात की जो बात करी गई है वो आपका है यहाँ पर 1:30। एनसीएफ का पूरा नाम यहाँ पर पूछा है तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ कहाँ से प्राप्त की, तो ये रचनावाद से है ना। एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की। अभी तक विद्यालय शिक्षा का सबसे नवीनतम दस्तावेज, अभी तक विद्यालय शिक्षा का सबसे नवीनतम दस्तावेज एनसीएफ 2005 ही है। एनसीएफ 2005 किसकी पहल पर तैयार किया गया था, तो एनसीएफ 2005 जो है फ्रेंड्स ये आपका एनसीईआरटी की पहल पर सॉरी ये आपकी एनसीईआरटी की पहल पर विकसित किया गया था, तैयार किया गया था। 15%। एनसीएफ 2005 को लागू करने वाली नोडल एजेंसी, तो एनसीएफ 2005 को लागू करने वाली नोडल एजेंसी आपकी एनसीईआरटी है। निम्न में से किस वर्ष एनसीएफ नहीं आया, तो यह आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एनसीएफ है ये 1995 में नहीं आया था, बाकी ये 3 बार आ चुका है, 75, 88 और 2005 में अंतिम बार। 37% एनसीएफ 2005 को कितनी भाषा में लिखा गया है, तो एनसीएफ 2005 जो है यह आपके लगभग 22 भाषाओं में इसका वर्णन किया गया है, लिखा गया है इसको। एनसीएफ 2005 को अभी तक कितने राज्यों ने लागू किया है, एनसीएफ 2005 ने 5 को अभी तक, तो अभी तक के इसको 17 राज्यों ने लागू कर लिया है। यशपाल समिति में कितने सदस्य थे, तो जो अपनी यशपाल समिति है उसके अंदर टोटल 38 सदस्य थे। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ किस लेख से होता है, तो एनसीएफ 2005 का प्रारंभ एक रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक लेख है, सभ्यता और प्रगति। तीसरा नंबर का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इससे इस लेख का प्रारंभ होता है। सभ्यता और प्रगति लेख जो है ये किसने लिखा था, ये लेखक का नाम आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। एनसीएफ 2005 को आधार प्रदान करने का कार्य निम्न में से किसने किया, तो इसको आधार प्रदान करने का जो काम किया है वो आपकी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो एनसीएफ 2005 को आदान प्रदान करने का कार्य जो किया है वो इन तीनों ने किया है। यशपाल समिति ने भी आदान प्रदान किया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय संचालन समिति, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने आपको फ्रेंड्स ऊपर एक प्रश्न शायद मैंने गलती से आपको ऑप्शन गलत बता दिया था, उसमें यशपाल समिति में देखो यहाँ पर हम बात करें तो यशपाल समिति के अंदर 38 सदस्य नहीं होंगे, 35 नहीं होंगे, 8 सदस्य हैं इसमें, या आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। ये 38 मैंने आरटी की धारा के हिसाब से मेरे याद रह गया तो मैंने 38 बता दिया, 8 सदस्य ही हैं इसके अंदर। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका, इस बारी क्वेश्चन थोड़े उल्टे सीधे हो गए हैं। आप क्वेश्चन के आपका जो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक है ना, इस पर आप थोड़ा ध्यान नहीं दीजिए, ये थोड़े उल्टे सीधे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनसीएफ 2005 के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। तो खेल व योगा शिक्षा में शामिल करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, पर्यावरणीय मुद्दों व पर्यावरणीय समस्याओं को महत्व देना, ये सभी सही हो जाएगा इसका आंसर। एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस पर बल दिया गया है, तो यहाँ पर देखो पाठ्य पुस्तकों को रंगीन बनाना, शिक्षा बिना बोझ के आधार पर पाठ्यक्रम को संचालित करना, पाठ्यक्रम में सकारात्मक सुधार करना, ये सभी चीज़ें एनसीएफ कहता है। आप इसको गलत मत कर देना कि पाठ्य पुस्तकों को रंगीन बनाना एनसीएफ में नहीं है, ये बिल्कुल एनसीएफ के अंदर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन एक अनुपयोगी विषय क्यों है, तो यहाँ पर देखो समाज विज्ञान की तुलना में प्राकृतिक विज्ञान को अधिक महत्व देना, यह बालक की भौतिक सुविधाओं को पूरा नहीं करता, बालक को अधिक वेतन देने वाली नौकरी नहीं मिलती। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सामाजिक अध्ययन को एक अनुपयोगी विषय बनाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर चौथा सी हो जाएगा, ये सारे ही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में किसकी बात की गई है, तो एनसीएफ 2005 में बात की गई है कि जो ज्ञान है ना ये स्थायी है,
ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखो, भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित है, गलत बात है ये। भाषा का ज्ञान तो बाहर भी आता है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ये भी गलत है। भाषा तो कुछ आंशिक रूप से जन्मजात भी होती है। भाषा अन्य विषयों की कक्षा में भी उपस्थित होती है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि सभी विषय का, चाहे कक्षा किसी भी विषय की हो, भाषा का ज्ञान तो हमें उसके अंदर भी कुछ ना कुछ होता ही है। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन में शामिल विषय कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर देखो, सामाजिक अध्ययन में हिंदी नहीं होती है, इसके अंदर पर्यावरण भी नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 एक है, ये एक विद्यालय शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज है, ठीक है। यदि बच्चे फेल होते हैं, यदि कोई बच्चा फेल होता है स्कूल के अंदर, तो वो क्या दर्शाते हैं, मतलब किस चीज़ को डिनोट करते हैं? तो यहाँ पर हम बात करें तो वो स्कूल की असफलता मानी जाती है। यानी कि वो टीचर और स्कूल की क्या मानी जाती है? असफलता। इस प्रकार से आपके ये कुछ 50-52 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया। आप इन क्वेश्चनों को एक बार फिर से देख लें, आपको टॉपिक पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको एक बात और आपसे शेयर करना चाहता था कि देखो यार, मेरे पास है ना, मतलब कोई संसाधन नहीं है, फिर से मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, मेरे पास डिजिटल कोई भी चीज़ नहीं है ऐसी। मैं सिर्फ बहुत मेहनत करके और आपके लिए एक छोटा सा वीडियो तैयार करता हूँ। वीडियो मैं उसी चीज़ पे बनाता हूँ जहाँ से प्रश्न 100% आते हैं, और मेरी वीडियो से प्रश्न बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने खुद ने भी प्रिपरेशन की है, बहुत अच्छे से की है, और इन चीज़ों को मैं खुद भी समझता हूँ। तो आप यार वीडियो को थोड़ा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने अन्य दोस्तों तक भी पहुँचाएँ वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो आए तब तक मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।